नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। अभी फिलहाल विश्व में एक नए युद्ध की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी खबर में बताया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये मानना है कि अगले कुछ घंटों में या हो सकता है कुछ दिनों में ईरान इजराइल पर एक व्यापक हमले की तैयारी कर सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल ने अभी पिछले दिनों सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया, जिसमें ईरान के कुछ मिलिट्री जनरल और कुछ अन्य अधिकारी मारे गए थे। कहा जा रहा है कि ईरान अपने प्रतिशोध के लिए इजराइल पर हमला कर सकता है। अब इससे एक नए तरीके की अनिश्चितता और भय का परिवेश पूरे विश्व में निर्मित हो रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में यह संघर्ष होने वाला है यह पूरे विश्व की शांति और स्थिरता के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि पूरी दुनिया में एक वॉर मेंटेलिटी जिस तरीके से निर्मित हो रही है वह एक के बाद एक नए नए तरीके के युद्ध और संघर्ष के क्षेत्रों को उत्पन्न कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध रुका ही नहीं है। इजराइल हमास के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ और इजराइल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी में व्यापक स्तर पर वहां हमले किए हैं वह मानवता के लिए और पूरे विश्व के लिए सोचने की बात है। अभी हाल ही में चीन और फिलीपींस के बीच में जिस तरीके का सैन्य तनाव निर्मित हुआ, पिछले दिनों ईरान द्वारा पाकिस्तान पर और पाकिस्तान द्वारा ईरान पर किया गया हमला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष, इस तरीके की घटनाएं आम बात सी हो चुकी हैं। और जब इस तरीके के इवेंट्स एक चेन का रूप ले लेते हैं तो फिर यह डर बड़ा वाजिब सा लगने लगता है कि क्या अब युद्ध वह प्राचीन सभ्यताओं में, प्राचीन समयों में जब हम युद्धों का इतिहास पढ़ा करते थे, क्या फिर उसी तरीके से आने वाला है, जब युद्ध को नैतिक माना जाता था, जब युद्ध को ग्लैमराइज किया जाता था और आक्रामक देश अपने साहस और पराक्रम का लगातार प्रदर्शन करते रहते थे। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो नई विश्व व्यवस्था हमने उदारवादी विश्व व्यवस्था, आदर्शवादी विश्व व्यवस्था बनाई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर आधारित हो, जो एक दूसरे के सह अस्तित्व पर, को एग्जिस्टेंस पर आधारित हो, क्या अब वह बीते दिनों की बात हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके का परिवेश निर्मित हो रहा है यह माइट इज राइट की तरफ दुनिया को लेकर जा रहा है कि जिसके पास ताकत है वही इस दुनिया को रूल करेगा और वही अन्य लोगों का शोषण करेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमें यह समझना होगा कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच में ये जो संघर्ष और तनाव की स्थिति निर्मित हुई है, क्या यह अनायास है, क्या यह अचानक है, या इसकी अपनी कुछ पृष्ठभूमि है? इसके लिए ईरान और इजराइल के रिश्तों के इतिहास की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको यह समझ में आएगा कि मौजूदा हालात बने क्यों हैं और ईरान इजराइल के बीच में अगर युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में 1979 के पहले पहलवी राजवंश का शासन हुआ करता था और पहलवी राजवंश की नज़दीकियां वह वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, यानी पश्चिमी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ काफ़ी बेहतर हुआ करती थी। 1947 में जब पैलेस्टाइन पर ब्रिटेन का कंट्रोल अंत होने वाला था और पैलेस्टाइन को डिवाइड करने की बात चल रही थी, तब उस वक्त ईरान के सामने एक बड़ी दुविधा थी कि वह पैलेस्टाइन मुद्दे पर क्या स्टैंड ले। ईरान वेस्टर्न ब्लॉक से दूर भी नहीं जाना चाहता था और अरब अपने जो पड़ोसी देश थे उनको नाराज भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक बीच का रास्ता अपनाया। ईरान, इंडिया और यूगोस्लाविया, ये जो तीन देश थे, इन्होंने उस वक्त 1947 में यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी बनी हुई थी और वहाँ उन्होंने एक अल्टरनेटिव प्रपोजल दिया हुआ था। इनका कहना था कि पैलेस्टाइन देश में एक फेडरल गवर्नमेंट बनाया जाए जहां पर अरबी और यहूदी दोनों समुदाय एक साथ वहां पर रहे, यानी वो फिलिस्तीन को बंटवारा फिलिस्तीन का नहीं चाहते थे और वहां अरब और यहूदी सब साथ साथ रहे। लेकिन 1948 में इजराइल का गठन हो गया और जब इजराइल का गठन हो गया तो ईरान ने एक बड़ा चौंकाने वाला निर्णय लिया। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि तुर्की के बाद ईरान वह दूसरा इस्लामिक देश था जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, यानी कि ईरान और इजराइल के रिश्ते बड़े अच्छे और मधुर रहे। हालांकि यहाँ स्थितियाँ तब तनावपूर्ण एक बार के लिए हुई जब 1951 में ईरान में मोहम्मद मोसादेक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का निर्णय लिया, जो कि ब्रिटिश मोनोपोली में था, यानी ब्रिटेन की कंपनियों का नियंत्रण ईरान की ऑयल मार्केट में, ऑयल रिसोर्सेस में था। और मोसादेक ने यहाँ पर धीरे धीरे ब्रिटेन का नियंत्रण खत्म करना पूरी तरीके से शुरू कर दिया। इसके बाद ईरान और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच के जो रिलेशन है वो कमज़ोर हुए और इसका सीधा असर इजराइल के साथ रिश्तों पर भी पड़ा। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि 1953 में
ईरान में एक तख्ता पलट हुआ, मोसादेक को हटाया गया, वहाँ पर फिर से पहलवी शाह जो राजा थे उनकी स्थापना वहाँ पर फिर से की गई। और ये माना जाता है कि इस पूरे तख्ता पलट में अमेरिकी और ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस थी उनकी बड़ी भूमिका थी। बहरहाल पहलवी राजवंश फिर से जब ईरान में सत्ता में आया तो ईरान और इजराइल के रिश्ते फिर से बेहतर बनने शुरू हो गए। इस दौरान इजराइल के द्वारा तेहरान में अपना दूतावास खोला गया, दोनों देशों के बीच में एम्बेसडर का एक्सचेंज हुआ, दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन स्थापित हुए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ईरान इजराइल के रास्ते अपने ऑयल को यूरोप में बेचने के लिए एक पाइपलाइन बिछाने पर भी विचार कर रहा था। दोनों देशों के बीच में डिफेंस रिलेशन भी निर्मित होने शुरू हो चुके थे। यानी ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ा प्रॉक्सिमिटी वाला रिलेशन जो है वो डेवलप हो चुका था। अब थोड़ा इस समय की परिस्थितियों पर भी हम बात कर लेते हैं। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी ओर इजराइल और पैलेस्टाइन के मुद्दे पर अरब देशों के बीच में एक अलग तरीके का संघर्ष और द्वंद्व चल रहा था। ये जो अरब देश हैं ये अरब राष्ट्रवाद का नारा लेकर चल रहे थे। अरब राष्ट्रवाद का मतलब क्या था? असल में जो वाना रीजन है यानी वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ अरबी संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। और पैलेस्टाइन जो रीजन है जहाँ इजराइल का गठन किया गया है, पैलेस्टाइन भी मूलतः अरबी लोग हैं। तो ऐसे में जो अरब देश, अलग अलग देश जरूर हैं लेकिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी है, वो अरब पहचान के नाम पर, जिन्होंने उनके अंदर अरब राष्ट्रवाद का आधार निर्मित किया। और इस दौर में अरब राष्ट्रवाद का नेतृत्व जो इस क्षेत्र में कर रहा था देश, वह इजिप्ट था। और इजिप्ट के द्वारा इस दौरान इजराइल पर अटैक किए गए। 1948 में अटैक किया गया, फिर 1967 में अटैक किया गया। और इजिप्ट ने अकेले ये अटैक नहीं की, इजिप्ट के साथ जॉर्डन, सीरिया जैसे कंट्री भी उसके साथ खड़े हुए थे। लेकिन 1967 का जो 6 डे वॉर था अरब और इजराइल के बीच में, वो बड़ा निर्णायक रहा, क्योंकि इसमें इजराइल ने न केवल इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को पराजित किया, बल्कि उसने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। कहा जाता है इसके बाद इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक, जो पैलेस्टाइन का एक क्षेत्र था, टेरिटरी था, वहां पर अनऑथराइज सेटलमेंट्स किए गए, यहूदी बस्तियां बसाई गई और पैलेस्टाइन जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस यहां से किया गया। ऐसे में पैलेस्टाइन के मुद्दे पर इजराइल की बड़ी आलोचना भी होने लगी थी, क्योंकि ये आरोप लगने लगा था कि इजराइल यहाँ इस क्षेत्र में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, इजराइल एक्सप्लॉइट कर रहा है पैलेस्टाइन लोगों का। और इस तरीके से इजराइल जो है उसकी छवि इस्लामिक देशों में बेहद एक खलनायक जैसी यहाँ पर बनती जा रही थी। लेकिन हमने कहा कि इस दौर में ईरान इजराइल के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था, वह पश्चिमी देशों के साथ नज़दीक बना हुआ था। लेकिन एक बड़ा करवट यहाँ इस घटनाक्रम ने तब लिया जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। इस इस्लामिक क्रांति को नेतृत्व दे रहे थे अयातुल्ला खुमैनी साहब। अयातुल्ला खुमैनी का ये कहना था कि ईरान की जो संस्कृति है वह दूषित हो रही है, वेस्टर्नाइजेशन का दिन ब दिन यहाँ पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हमें अपने इस्लामिक परंपराओं को फिर से स्थापित करना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न उनका था कि मिड ईस्ट में जिस तरीके से यूएस और यूरोपियन पावर वह अपना कंट्रोल यहाँ के ऑयल रिसोर्सेस पर कर रहे हैं और यहाँ के देशों को एक तरीके की वर्चुअल कॉलोनी बनाकर वह इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यानी जो अब तक ईरान पश्चिम का सुर बोलता था, पश्चिम के साथ खड़ा होता था, अयातुल्ला खुमैनी ने बिल्कुल वहाँ पर एक डिवाइड लाइन खींच दी कि अब ईरान की लड़ाई पश्चिमी देशों के खिलाफ है, अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ है। इसने ईरान को बिल्कुल अमेरिका और यूरोप के टारगेट पर लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान ईरान इस क्षेत्र में अपने को एक रीजनल लीडर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता था और एक नई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब समस्या ये थी कि जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देश वह ईरान के खिलाफ थे, ईरान को कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजिक पार्टनर, कोई सपोर्ट की जरूरत थी और यह सपोर्ट उसे मिला रशिया से, यूएसएसआर उस वक्त का। ईरान ने इस तरीके से अपनी गतिविधियां तेज की जो पश्चिमी विरोधी एंटी वेस्ट एक्टिविटीज थी, और इसमें सबसे पहला काम उसने पैलेस्टाइन के मुद्दे पर किया। और यहीं से ईरान और इजराइल के बीच में अब रिश्ते तलखियों में बदलते जाएंगे। असल में ईरान वह एक जो नैरेटिव इस वक्त पूरे मिड ईस्ट में बना हुआ था फिलिस्तीन के मुद्दे पर, अरब राष्ट्रवाद का, वह उससे नाराज था। उसे यह लगता था कि यह मुद्दा केवल अरब लोगों का मुद्दा नहीं है,
बल्कि यह इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस्लामिक फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वह इस मुद्दे को इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ जुड़ना चाहता था। असल में ईरान का पर्पस ये था कि वह इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करे और उसको लीड करे, और यह तभी हो सकता था कि जब इस क्षेत्र के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के कंसर्न है, इस्लामिक पीपल्स के कंसर्न है, वह उनको रेज करे। चूँकि अरब संस्कृति और अरब राष्ट्रों से ईरान अलग है, ईरान पर्शियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, अरबियन कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वह अरब राष्ट्रवाद के नाम पर पैलेस्टाइन को तो सपोर्ट कर नहीं सकता था, क्योंकि वह अरब कल्चर से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन पैलेस्टाइन थे तो मुस्लिम। तो ऐसे में उसने इस्लामिक पहचान के आधार पर पैलेस्टाइन के मुद्दे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और यहाँ से वह इजराइल का ध्रुव विरोधी होता गया। इसी बीच यह माना जाता है कि 1982 के बाद ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसके समर्थन से लेबनान में एक संगठन का गठन होता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह यहाँ पैलेस्टाइन से आए हुए जो PLO के मेंबर्स थे उनके द्वारा यह बनाया गया था, और इस पूरी तरीके से सपोर्टेड है ईरान के थ्रू, जिसे मिलिट्री और फाइनेंशियल जो बैकअप है वो ईरान के थ्रू मिलता है, ऐसा आरोप ईरान के ऊपर लगता है। हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो लगातार लेबनान की सीमा से इजराइल पर हमला करता रहता है, और इसलिए इजराइल यह मानता है कि उसके ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, और यह स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ईरान। तो इजराइल ईरान को अपने नेशनल सिक्योरिटी के सामने एक थ्रेट के रूप में यहाँ पर मानता है, क्योंकि वह हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। यहाँ से ईरान और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़ती गई, लेकिन अभी और भी मुद्दे बाकी थे। आगे चलकर यह देखा गया कि इजराइल ने धीरे धीरे इस क्षेत्र के अरब देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करने शुरू किए। वो ये चाहता था कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाए, इसलिए 93 में ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से उसने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी, और फिलिस्तीन में यासिर अराफात के नेतृत्व में सरकार भी बन गई, और जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच थोड़े बहुत तनाव के बावजूद जो है संबंधों में थोड़ा ठहराव यहाँ पर आया। इस बीच एक बड़ा ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने ईरान और अमेरिका को बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने ला दिया। वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, और यह केवल एक महज आतंकी हमला नहीं था, यह अमेरिका की केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुआ हमला नहीं था, बल्कि यह अमेरिका की पूरी दुनिया में जो सैन्य सर्वोच्चता थी उसके ऊपर हमला था, क्योंकि वह अमेरिका जो पूरी दुनिया का सुरक्षा प्रदायक बनने का दावा करता था, अगर वह अपनी ही सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो वह पूरे विश्व को क्या ही सुरक्षा उपलब्ध करा पाएगा। कहा भी जाता है कि अगर कोई भी ताकतवर देश है, अगर उसका भय का जो परिवेश है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, उसको लेकर लोगों के अंदर अगर डर कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके साम्राज्य को गिरते हुए समय नहीं लगता है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अमेरिका ने इसके जवाब में अफगानिस्तान पर हमला किया, क्योंकि वहीं पर अलकायदा का बेस था, और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसी समय एक नया कंसेप्ट दिया, एक्सेस ऑफ एविल, और उस वक्त उन्होंने 3 देशों का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिनमें नॉर्थ कोरिया, इराक और ईरान शामिल थे। इनको उन्होंने एक्सेस ऑफ एविल यानी दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी कहा। जॉर्ज बुश का यह कहना था कि ये तीनों ही देश पूरे विश्व और मानवता के सामने जो शांति, सुरक्षा और स्थायित्व है उसके लिए खतरा है, और इसलिए इनके विरुद्ध एक युद्ध का यहाँ पर शुरुआत करना चाहिए। और अमेरिका ने यहाँ से वॉर अगेंस्ट टेरर को स्टार्ट किया, आतंक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका ने इसी क्रम में 2003 में इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन की सरकार को वहाँ से हटाया। ईरान के लिए खतरा बढ़ चुका था। एक्सेस ऑफ एविल में एक वहाँ का इविल अमेरिका की नज़रों में, इराक उस पर अमेरिका हमला कर चुका था, वहाँ की सरकार को अपने नियंत्रण में कर चुका था। अब शायद अगला नंबर ईरान का हो सकता था। ईरान ने मिलिटराइजेशन बहुत तेज किया। जब मिलिटराइजेशन ईरान का शुरू हुआ तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि वह नाभ की हथियारों का विकास कर रहा है, उसके ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। ईरान बिल्कुल अलग थलग सा वहाँ हो चुका था। ऐसी स्थितियों में ईरान वह अपनी क्षमताओं का लगातार विस्तार करना चाहता था, अपनी ताकत का लगातार विस्तार करना चाहता था। कहा जाता है कि इसी समय के बाद ईरान ने एक बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर काम करना शुरू किया, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे अमेरिका एक्सेस ऑफ एविल के रूप में डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने उसको अपनी ताकत बनाते हुए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट दिया। ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मध्य पूर्व में ईरान के जो समर्थित देश हैं, ईरान के जो सपोर्टेड
ग्रुप्स हैं, मिलिशिया है, जो मिलिटेंट्स हैं, उन सब का एक नेक्सस है जिसके थ्रू ईरान इस पूरे क्षेत्र पर लगातार अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। उदाहरण के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान को सपोर्ट करता है और 2005 के बाद फिलिस्तीन क्षेत्र में, स्पेशली गाजा पट्टी में हमास का उदय हुआ और हमास इजराइल का विनाश चाहता है और हमास यह मान्यता है कि ईरान के द्वारा समर्थित है, ईरान के थ्रू सपोर्टेड है, यानी ईरान और हमास के बीच में एक नेक्सस है। इसी तरीके से यमन में हौदी जो विद्रोही हैं, जो सऊदी समर्थित सुन्नी सरकार के खिलाफ विद्रोह किए हुए हैं, वो भी ईरान के द्वारा समर्थित है। इराक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इराक में जो आर्मी ऑफ रेजिस्टेंस इन इराक है वो भी ईरान के थ्रू सपोर्टेड है और वह ईरान के प्रभाव विस्तार का काम कर रहा है। और सीरिया में तो बशर अल असद की सरकार ही है जो पूरी तरीके से ईरान के प्रभाव में है। यानी यह जो एक्सेस ऑफ रेजिडेंस है, लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, सीरिया, इराक और ईरान, ये इसके माध्यम से ईरान इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ा रहा है। अब ऐसे में हमने कहा कि अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और इसी वजह से अमेरिका ने 2017 के बाद अचानक फिर से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। हमने जैसा बताया कि 2003 के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध तो लगाया था, लेकिन 2015 में अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के कारण जो है यहाँ पर समझौता हुआ, जिनेवा समझौता, और उसके माध्यम से अमेरिका ने ईरान पर से प्रतिबंध हटा लिए थे। लेकिन 2017 के बाद फिर से अमेरिका ने ईरान पर ट्रंप के शासनकाल में प्रतिबंध लगा दिए और अभी तक उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए वह अपना लगातार प्रभाव विस्तार कर रहा है और लगातार इस क्षेत्र में एंटी वेस्ट लॉबी को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। मिड ईस्ट के रीजन में जो पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका और यूरोप अपने को एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, बाइकॉट फील कर रहे हैं कि वो कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ईरान पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। माना यह जाता है कि अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र में जो गतिविधियां बढ़ी हैं, हमास के जरिए जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया गया, ये माना जाता है कि ईरान अब और आक्रामक इस क्षेत्र में यहाँ पर हो रहा था और ये ईरान के समर्थन से ही, ईरान के सहयोग से ही हमास इजराइल पर हमला कर पाया था। इसलिए अब ईरान को जवाब देना ज़रूरी था। इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी में जो हमले कर रहा है वो वहाँ पर लगातार अपने को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब शायद वहाँ पर यह अंदाज़ा नहीं था कि इजराइल इस तरीके का जवाब देगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। हमास को ये लगा कि अगर हम इजराइल पर हमला करते हैं, इजराइल को हम डराते हैं, आतंकी हमले की तरीके से हम वहाँ पर हमला करेंगे। उसे ये मालूम था कि गाज़ा पट्टी में 30 लाख आबादी वहाँ पर रहती है। अगर इजराइल यहाँ पर अटैक करता है तो यह पूरी दुनिया का एक बड़ा मुद्दा बनेगा, मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा बनेगा और इजराइल के ऊपर दबाव बनेगा। और ऐसे में इजराइल एक सीमा से अधिक वह ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और यहाँ शांति की स्थापना हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल करने का प्रयास किया है, ये शायद कैलकुलेशन ईरान ने नहीं किया हुआ था और इसके बाद से इजराइल, अमेरिका जैसे देश लगातार वह ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग मोर्चों पर हमले भी कर रहे हैं। यहाँ पर खुफिया जो है ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, ईरानी कमांडर, ईरानी जनरल्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई है कि बहुत ज़बरदस्त पावर पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है। अब ये पावर पॉलिटिक्स अभी ही क्यों चल रही है, थोड़ा इसको भी समझिएगा। ये पावर पॉलिटिक्स इसलिए चल रही है, पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है वह ईरान अपनी ताकत को किसी भी तरीके से कम नहीं करना चाहता है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ईरान पर दबाव बन रहा है, खासकर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण ईरान पर जो दबाव निर्मित हुआ है और जिस तरीके से इजराइल गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, अगर हमास निस्ते नाबूद वहाँ से गाज़ा पट्टी से हो जा रहा है तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ये बहुत बड़ी हार होगी। और इजराइल जिस तरीके से सीरिया की तरफ वह मूव कर रहा है और ये संभावना है कि वो वहाँ पर भी वह काफ़ी क्षेत्रों में नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में ईरान को ये डर है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के थ्रू इस क्षेत्र में ईरान के दबदबे को और प्रभाव को कम करेगा और इसमें सऊदी अरब कहीं न कहीं अमेरिका के साथ मिला हुआ है। तो ईरान के लिए ये सर्वाइवल का समय है कि सर्वाइवल क्राइसिस का समय है कि वह अपने को साबित करे।
अपने पावर को डेमोस्ट्रेट करे, अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस ही लोग वहां पर स्वीकार नहीं करेंगे और वह इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ईरान के द्वारा जो एग्रेशन यहां पर दिखाया जा रहा है वो असल में ईरान के लिए जो क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल है वह उसका एक रिस्पॉन्ड है। लेकिन सवाल यह है कि चलिए ईरान एग्रेसिव दिख रहा है, यूएस और इजराइल इतने एग्रेसिव यहां पर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहां पावर मैट्रिक्स बड़ी तेजी के साथ ग्लोबल लेवल पर चेंज हो रहा है। इस मिड ईस्ट में अभी तक का जो पावर पॉलिटिक्स था, अगर ग्लोबल लेवल पर हम बात करें, यूएस और रशिया के बीच में ही संघर्ष देखा जा रहा था। लेकिन एक नए पावर की एंट्री हुई और यह नया पावर है चाइना। चाइना जिस तरीके से सऊदी अरब और ईरान के बीच में मध्यस्थता करवाया और जिस तरीके से वह इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अवसंरचनात्मक निवेश कर रहा है, इनके साथ व्यापार कर रहा है, इनके साथ सैन्य साझेदारी की प्रयास कर रहा है, ये कहीं ना कहीं मिड ईस्ट में अमेरिका और यूरोप के हितों को प्रभावित कर रहा है। माना यह जा रहा है कि संभव है कि ईरान के एग्रेशन के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ हो, कि चाइना का भी समर्थन हो कि अगर आप ईरान इजराइल पर हमला करता है तो चाइना के द्वारा ईरान को सपोर्ट वहां पर दिया जाएगा। रशिया ऑलरेडी ईरान के साथ खड़ा हुआ है, तो ईरान अपने को बिल्कुल अलग थलग मानकर नहीं चल रहा है। पर्दे के सामने अगर हम देखें तो चाइना नहीं आया है और अभी कोई ये बात भी नहीं करेगा कि चाइना ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चाइना वह मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए वह यहाँ एंटी वेस्ट लॉबी को सपोर्ट कर रहा है और एंटी वेस्ट लॉबी में सबसे बड़ा लीडर ईरान है। तो चाइना ने ईरान को पूरी तरीके से यहाँ पर कन्विंस किया हुआ है और यही वजह है कि 2021 में चाइना ने यहाँ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का भी डिसीजन लिया हुआ था। ये अलग बात है कि ईरान अभी चाइना के बहुत नज़दीक नहीं जाने की कोशिश किया है, लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा हालात बन रहे हैं, कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के बीच में ये डर बना हुआ है कि इस क्षेत्र में अगर चीन का प्रवेश होता है तो फिर इनका प्रभाव बहुत तेजी के साथ घटेगा। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी यहाँ पर है। एक तीसरी एंट्री और यहाँ पर चाइना ही केवल यहाँ पर एंट्री कर रहा है नहीं, असल में इस्लामिक दुनिया के एक नए लीडर के रूप में तुर्की अपने उदय को लेकर बड़ा ही ऑब्सेस्ड है। एर्दोगान की जो सरकार है वो चाहती है कि इस्लामिक वर्ल्ड को वो लीड करे और जिस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई थी और उसमें अजरबैजान का सपोर्टर तुर्की वहां पर बनकर आया था, वो अपने आप में तुर्की की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तुर्की इस क्षेत्र में अपने दबदबे, अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और ऐसे में यहाँ पर तुर्की अगर इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करने की कोशिश करेगा तो ईरान का जो पावर स्पेस है वह वहाँ पर कमज़ोर होगा। तो ईरान वह नहीं चाहता है कि कोई अलग यहाँ एंट्री कर पाए, इसलिए वह इसके पहले अपने पावर को रीगेन करना चाहता है और इसलिए पावर का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि ये जो युद्धोन्माद यहाँ पर निर्मित हुआ है, इसको हम केवल ये बोल दें कि ये जो देश हैं यहाँ ये मति भ्रम के शिकार हो गए हैं, ये अग्रेशन में इन्होंने अपना मेंटल कूल काम कंट्रोल खो दिया है, ये बड़ा जनरलाइजेशन होगा। मूल मुद्दा है कि ये रिसोर्स वॉर है, मूल मुद्दा है कि ये ट्रेड वॉर है, मूल मुद्दा ये है कि ये इकोनॉमिक वॉर है, मूल मुद्दा ये है कि ये इस क्षेत्र के लीडरशिप को पाने का एक वॉर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि और होर्मुज स्ट्रेट, ये दोनों स्ट्रेट इतने महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया में एक बड़े वॉल्यूम में ट्रेड इन्हीं दोनों क्षेत्रों से यहाँ पर हो रहा है। और इन क्षेत्रों में ईरान का जिस तरीके से दबदबा और प्रभाव बढ़ा है, खासकर अगर हम बोलें रेड सी के क्षेत्र में यमन के हौदी विद्रोही और गाजा पट्टी के हमास के जरिए, और होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का अपना खुद का दबदबा है, तो कहीं न कहीं यह इस क्षेत्र के जो व्यापारिक हित हैं उनको लेकर भी ये संघर्ष चल रहा है। और ऑयल पॉलिटिक्स अभी भी वह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध को यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं और इनको तनावपूर्ण स्थिति में लेकर आ रहे हैं। आगे क्या घटनाक्रम होगा यह तो देखने वाली बात है। क्या ये वाकई ईरान इजराइल पर हमला करेगा? क्योंकि अगर इस तरीके का हमला होता है तो इसके दुष्परिणाम तो बड़े स्तर पर होंगे, लेकिन अगर ऐसा हमला होता है तो उसका एक बार फिर से विश्लेषण किया जाएगा, उसके जो है प्रॉस कॉन्स और उसके जो इम्पैक्ट हो सकते हैं नेगेटिव, उन पर फिर से विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये
कार्यक्रम अच्छा लगा हो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है।